हाँ भाई। रिया मैडम वहीं बैठोगी तुम पीछे? पक्का? चलो भाई, यहाँ बैठ जा, खाली तो है, वो तो आ नहीं रही। डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है। ठीक है। हम लोग स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से खत्म कर चुके थे। अब फिर हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे थे। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन लिखवाया था जिसमें हमको 4 लाइनों की क्वेश्चन दे रखी थी और वो चारों लाइनें इंटरसेप्ट फॉर्म थी। याद आ रहा है? उन चारों से मिलके एक पैरेललोग्राम बन रहा था। तो हमसे बोला था प्रूव करिए कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक पैरेललोग्राम से बढ़कर एक रोम्बस होगा, है ना? अब वो 4 इक्वेशन जरा बताइए पहले क्या क्या थी। ओके। ओके। ठीक है भाई, सबको ध्यान आ गया? जो बच्चे अब बैठे हैं क्लास में ये सारे थे उस दिन शायद पिछली क्लास में ना। तो एक क्वेश्चन ध्यान होगा, इस जगह पे लिखा था यहाँ पे होमवर्क देने के लिए आपको 4 क्वेश्चन। तो अब एक बात बताओ, क्या ये इंटरसेप्ट फॉर्म है? ये अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल में 2 है, लेकिन ये दोनों तो है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में है, यानी हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें यही पता है कि ये एक्स अपॉन ए है, ये वाई अपॉन बी वाली फॉर्म है, तो ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही होंगी। दोनों एक्स और वाई एक्सिस को कट कर रही होंगी। अगर हम इसमें पता लगाना चाहें कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा जिस जिस जगह पे इसने कट किया हो, तो एक्स अपॉन ए से चलता है ना पता हमें। यानी ये लाइन ने एक्स एक्सिस को किस जगह कट किया होगा? ए कॉमा जीरो। एक्स के नीचे ए है तो ए ही तो इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सिस वाला। ऐसी इस वाली लाइन का क्या होगा एक्स इंटरसेप्ट? बी, है ना? तो पॉइंट होगा बी कॉमा जीरो। अब अगर हम एक पैरेललोग्राम में इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया, इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगर हम वो दोनों डिस्टेंस इक्वल, मतलब इस पॉइंट से, अच्छा दोनों एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे हो एक पैरेललोग्राम, ठीक है, अगर एक साइड ये है एक साइड ये है, दोनों, इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया हमें ए कॉमा जीरो, इसके ऊपर एक पॉइंट मिल गया हमें बी कॉमा जीरो। हम मान के चल रहे हैं पहली है यानी कि एक होगी ये, अगले वाली दूसरी मान लेते हैं, जैसे ये पहली है ये दूसरी, फिर ये तीसरी और ये चौथी, ऐसे मान के चल रहे हैं हम। सिस्टम तो यही कहता है भाई, ठीक है ना? तो अगर हम इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाली लाइन की, और इस वाले से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, देखो इसको और इसको पैरेलल बोल रहा है ये। चेक करो ये दोनों पैरेलल है क्या? हमने पैरेलल नहीं चेक करा, लेकिन हम तब भी यही कहा अगर ये वाली इक्वेशन इसकी है तो सेकंड वाली इसकी, थर्ड वाली इसकी होनी चाहिए, यानी दोनों पैरेलल होनी चाहिए। देखो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? अगर आप एलसीएम लेके रीअरेंज करो या फिर ऐसे ही कर लो, तो एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं वो, एक्स का कोफिशिएंट यहां पर भी बी अपॉन ए है, यहां से भी बी अपॉन ए आएगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो अब वही करा इसने, एक बार इस वाले पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली और एक बार इस वाले पॉइंट से इसकी निकाली, यानी जो दो पैरेलल थी आपस में उनके बीच की डिस्टेंस निकाल ली। ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली, ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। और अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आ जाती हैं तो ये रोम्बस बन जाएगा। डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी यानी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगी एक तरह से हमारे पास। तो हमने इसके ऊपर जो पॉइंट निकाला, तो ये यहां पर अगर ऐसे एरो लगा के लिख दें हम, इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना? और इसका हम पॉइंट बोले एक, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा वो? ए कॉमा जीरो। ऐसे ही बोला था ना हमने, इसका जो एक्स एक्सिस पॉइंट आएगा वो ए कॉमा जीरो आएगा। ऐसे इसके लिए करेंगे लेकिन बाद में, पहले इसके वाला कर लेते हैं बस। तो ए कॉमा जीरो आ गया पॉइंट हमारा। अब इससे थर्ड वाले की डिस्टेंस यानी जो सामने वाले की डिस्टेंस है, हमने सामने वाली ही क्यों ली? हम इस पॉइंट ए कॉमा जीरो की डिस्टेंस सामने वाले से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए सामने होनी चाहिए लाइन वो, ठीक है ना? तो ये पॉइंट ए कॉमा जीरो अगर इस वाली लाइन पे था, इस वाली लाइन का था ना ये पॉइंट, तो इससे डिस्टेंस हम सामने वाले निकालेंगे ना, उससे डिस्टेंस मिल जाएगी इन दोनों के बीच की। और फिर ऐसे ही इस वाले पॉइंट से इस लाइन के बीच की निकालेंगे। अगर ये पैरेललोग्राम होता तो जो साइड बड़ी है वो डिस्टेंस ज्यादा आएगी, और अगर ये रोम्बस है जितनी ये डिस्टेंस आएगी उतनी ही ये डिस्टेंस आएगी। फिर बात समझ में आई? देख अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ऐसे बनता ना, ऐसे करके,
तो ये डिस्टेंस कम आती, ये वाली ज्यादा आती। और अगर ये रोम्बस होता तो ये चीज यहाँ के बदले लगभग इस जगह होती, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर हो जाएंगी बस, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं इसमें हम। तो हमने इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन को रीअरेंज करूं या फिर ऐसी कर लें, इस लाइन को रीअरेंज करूं। रीअरेंज नहीं करेंगे तो फिर वो मोड वाले फॉर्मूले में अपॉन चलेगा फ्रैक्शन। इसको रीअरेंज करें तो क्या आएगी इक्वेशन, बी एक्स ए वाई माइनस का 2a बराबर 0। तो अब हम इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसको बोल रहे हैं d1। बताइए मोड में क्या आएगी, x की जगह पर ये वाला पॉइंट पुट होना चाहिए ना, a। क्या आ जाएगा, x की जगह पर अगर ये a पुट होगा तो bx क्यों आएगा, भूल गए क्या डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ये पॉइंट पुट होता है x और y की जगह पर, तो ये पुट होगा x की जगह पर तो a b ही तो आएगा, और 0 पुट होगा y की जगह। तूने 9th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की, डिस्टेंस के हिसाब से नहीं करी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेढ़ी कैसे आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सीधी आएगी ऐसे, और इस वाली लाइन की ऐसे करके आएगी। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी तो इसे हम वो नहीं बोल सकते, सोचो देखो रोम्बस, क्योंकि इस वाले केस में नहीं आएगी बराबर अगर ये पैरेललोग्राम होता तो। भाई 9th क्लास में ऐसे पूरी एक्सरसाइज थी क्वाड्रिलेटरल की, एक 9.1 चैप्टर, 9.1 या 8.1 ऐसे कोई चैप्टर था, उसके जो क्वेश्चन थे पहले वाली के, उसमें तो ध्यान नहीं दिया कि एक पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स ये हों प्रूव करो कि वो रेक्टेंगल होगा, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं प्रूव करो कि वो रोम्बस होगा। तो ऐसा यहां पर भी है कि एक पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स ये हैं प्रूव करो कि एक क्वाड्रिलेटरल वो है रोम्बस है, तो वही चीज तो है, पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी वजह से चला पता कि ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों पैरेलल हैं। देखो x का कोएफिशिएंट 1/b, यहाँ पर 1/b, तो ये दोनों पैरेलल हैं, सॉरी फर्स्ट थर्ड पैरेलल है, सेकंड फोर्थ पैरेलल है। पैरेललोग्राम से चल गया पता ये वाली बात। लेकिन फिर ये कह रहा है कि इसे प्रूव करो ये बेटर जो है रोम्बस है। अब हम 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते इसके अंदर कि डायगोनल्स खींचें, इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट करें, इस वाले को इससे कॉन्ग्रुएंट करें, अगल बगल वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें, एंगल वो बाइसेक्ट प्रूव करें, वो तो काम नहीं कर सकते हम। हमारे पास 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट है हम तो वही लगा सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट हमारे पास स्लोप इक्वल करने वाले हैं, वो तो पहले से इक्वल है स्लोप तो, क्योंकि पैरेलल थे वो। अब रोम्बस कैसे करें उसे, रोम्बस करने के लिए एडजेसेंट साइड्स का तो इक्वल करो, एडजेसेंट साइड्स का तो इक्वल करो। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने का एक तरीका और भी है, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो, इन दोनों से फिर ये ढूंढ लो, मतलब कि ये चारों पॉइंट तूने ऐसे किया था, चारों पॉइंट ढूंढ लो तुम, चारों पॉइंट मिल जाएंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। आया ना तेरा उससे आंसर, तो अजीब से तो आएंगे ही आएंगे पॉइंट। जब आप ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू अजीब अजीब से तो आएंगी आएंगी, क्योंकि ये पॉइंट अगर चारों मिल गए हमें तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस रूट वाले फॉर्मूले से, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे रूट वाले, दोनों इक्वल आएंगी ये, तभी तो रोम्बस बन जाएगा ये। लेकिन उस तरीके से हो तो जाएगा, बहुत देर लगेगी। पहली बात तो ये पॉइंट आराम से नहीं आएंगे क्योंकि इक्वेशन अच्छी खासी नहीं है। अब फिर वही काम आपको एक बार, दो बार, तीन बार और एक 4 बार करना पड़ेगा। पहले तो इसी में 10 मिनट लग जाएंगे, उसमें 10 मिनट में छोटी सी गलत हो गई कोई तो सारे 10 मिनट खराब हुआ। और फिर 10 मिनट के बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों में, एक बार ये डिस्टेंस एक बार ये डिस्टेंस, तो ये पैरेलल हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। एक तरीका वो है, एक तरीका आसान वाला ये है, देखो नया तरीका है ना ये, कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल करके दिखा रहे हैं हम बस। तो ध्यान रखने वाली चीज है, वो तरीका तुम्हें पता ही है लेकिन वो लंबा है बस, ठीक है। तो हमने ये पुट करा और अब क्या आएगा, ये तो ऐसे 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 उतरता है, अपॉन में क्या आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, यानी पहली डिस्टेंस, इस a,0 से इस वाली लाइन तक की डिस्टेंस आ गई। अब हमें इस b,0 से इस वाली की यानी कि सेकंड और फोर्थ लाइन की इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो एक मिनट यार, फिर इक्वेशन लिख देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर x अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ऑल्सो इंटरसेप्ट फॉर्म, ये भी एक इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है ना। तो देयरफॉर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या आएगा भाई,
b कॉमा जीरो। अब हम इस b कॉमा जीरो से डिस्टेंस निकालेंगे कौन सी लाइन की? इस b कॉमा जीरो से कौन सी लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे? फोर्थ वाले की, क्योंकि फर्स्ट वाले से पॉइंट निकाला, उसके पैरेलल थर्ड की डिस्टेंस निकाल ली इनकी। सेकंड वाले से पॉइंट निकाला तो उसके पैरेलल फोर्थ वाली है, तो फोर्थ की डिस्टेंस निकालते हैं और उसको क्या बोलेंगे हम? d2। यहां लिखा देते हैं। बताइए d2 इज इक्वल टू, इसको भी रीअरेंज कर दूं, क्या आएगी इक्वेशन? ax प्लस बी वाई माइनस 2 बराबर 0। अब इस पॉइंट से ये कहां गया? b कॉमा 0 से उसकी डिस्टेंस निकाली जाए, जरा बताओगे? पहले तो आएगा ए बी, फिर प्लस का 0 अपॉन रूट में, आपको नहीं लगता कि d1 और d2 दोनों इक्वल ही हैं? देखो ए बी माइनस 2 ए बी, वहां भी ए बी माइनस 2 ए बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल हैं। वन है, कहां पर वन है? नीचे वाली इक्वेशन में माइनस नहीं, हमने इस पहली इक्वेशन से पॉइंट निकाला था और सेकंड से भी पॉइंट ही निकाला है। देख, जो दोनों प्रॉपर इंटरसेक्ट फॉर्म थी उन दोनों से पॉइंट निकाल लिए, एक से पॉइंट ये रहा, एक से पॉइंट ये रहा, और जिनमें टू थे उन तक डिस्टेंस निकाल रहे हैं। पहले वाले की डिस्टेंस निकाली इसके ऊपर, फिर दूसरे वाली निकाली इसके ऊपर की, और दोनों डिस्टेंस बराबर आ गई हैं, तो यानी ये रोम्बस साबित हो चुका है। तो ये नया तरीका, इसके बाद में छोटी सी लाइन लिख देना बस। ये d1 d2 इक्वल आ चुका है ना हमारा, लिखो हेंस डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सेम, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर सेम, हेंस इट इज रोम्बस। आ गई ना बात समझ में? हम क्या अप्रोच लेके चले? पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होती, पैरेललोग्राम में नहीं होती, लेकिन रोम्बस में होती है। ये ना अलग क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं था। अगला लिखिए। ये लिखो, एक और अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखो, बोलो। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट, यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। हम आज वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन से संबंधित हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कोई है क्या? है, हाँ, पैरेलल लाइन स्पीच का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, c2 माइनस c1 अपॉन रूट में 1, या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है या 1 प्लस m स्क्वायर होता है वो रूट में। लेकिन दो पैरेलल लाइन के लिए दूसरी लाइन तो हो, डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच का, हाँ दे रखा है बिल्कुल। c1 माइनस c2 कह लो या c2 माइनस c1 कह लो। c1 माइनस c2 अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर वाला फॉर्मूला दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालने का काम आता है। लेकिन इत्तेफाक से हमें एक लाइन की इक्वेशन पता है, दूसरी लाइन की इक्वेशन है ही नहीं हम पे, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जरा क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट याद करो। दो पैरेलल लाइन कब, मतलब क्या कंडीशन थी पैरेलल के लिए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही थी ना कंडीशन। तो जरा हमें क्या इक्वेशन दी है वो बताओ भी। ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इसके पैरेलल एक लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, बोल के बताओ। बिल्कुल 3x माइनस 4y सेम होगा, तभी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चलेगा। केवल ये कांस्टेंट वाली वैल्यू अलग होगी। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है ना, केवल ये एक वैल्यू होगी जो अलग होगी, तो वही कर लेते हैं, बस लेट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अबव लाइन बी, 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0। बोल बोल, हाँ ठीक है। इसे यहाँ पर 2 से इंटू करके लिख ले, बात एक ही है, कुछ ना कुछ मल्टीपल तो होगा। ये अपॉन ये करने के लिए हो सकता है 2 के इंटू हो, इसमें 3 के इंटू, या फिर सेम हो दोनों, बस लैम्डा वाली वैल्यू अलग होगी, हमने वो अलग कर दी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये लाइनें दोनों कुछ इस तरीके की हैं होंगी, एक ये वाली और एक ये और बना देता हूं मैं, ये
ऐसा कि दोनों लाइनें होंगी, दोनों की इक्वेशन लिख देता हूं इसके ऊपर। 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0, ऐसे की दोनों इक्वेशन होंगी। ठीक है ना। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। क्या लगता है आपको इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो किस टाइप की डिस्टेंस होगी? ऐसी, और वो दे रखी है हमको 1। तो क्यों ना हम एक काम करें, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बताने वाला हूं तुम्हें, इस कॉन्सेप्ट को 12th में यूज कर लेते हैं हम लोग, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि फॉर्मूला जो 12th में यूज करते हैं वो यही 11th वाला यूज करते हैं फॉर्मूला। तो फिर यहां भी यूज कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को हम। ठीक है, क्या देखो, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है। अगर हम यहां निकालें डिस्टेंस, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, होगी तो बराबर ही आ जाएगा डिस्टेंस। तो क्यों ना हम इस लाइन के ऊपर, पहले वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट ढूंढ लें, कोई भी पॉइंट। एक्स की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट कर लो, वाई की वैल्यू कुछ तो मिलेगी, और वो इसी लाइन के ऊपर होगा कि नहीं होगा पॉइंट। बस फिर उस पॉइंट को ये मान लेते हैं और यहां से इसकी मोड वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस 1 लेके चल देते हैं, लैम्डा निकल आएगा अपने आप। तो स्लोप इक्वल है तभी तो इक्वेशन ये ले पाए हम, नहीं निकाल सकते। ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देख, इस लाइन के पैरेलल एक यही लाइन नहीं होगी, बस इसके पैरेलल यहां भी होगी, यहां, 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 ऊपर ऊपर बहुत सारी लाइनें होंगी, लेकिन हमें केवल उस लाइन की क्वेश्चन चाहिए जो 1 यूनिट की दूरी पे है उससे। तो स्लोप इक्वल करके तो आप इसके वाली के पैरेलल जो यहाँ पे लाइनें होंगी बहुत सारी, उन सबकी क्वेश्चन निकाल लोगे, लेकिन उन सब में से आपको कौन सी चाहिए होगी? केवल 1 यूनिट। कांस्टेंट वैल्यू कितनी पुट करोगे, वही तो बात चल रही है। ये 5, वो तो इस लाइन की क्वेश्चन है जो इसके पैरेलल होगी, उसमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेके चलोगे, तुम्हें कैसे पता? तो लैम्डा तो लेके चल रहे हैं। अच्छा, तुम 11th क्लास वाला फॉर्मूला यूज करने को कह रहे हो, वो C2 माइनस C1 वाला, चलो लगा लो, देख लेते हैं अभी। 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 5 ऐसा जाएगा ना, अपॉन रूट में 1 प्लस m। बताओ m की वैल्यू क्या आएगी? 3/4। यस, उसका स्क्वायर भी होता है लेकिन ऐसे। अब जब लैम्डा हटेगा, लैम्डा नहीं मोड हटेगा, तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी ना, प्लस माइनस 1 बराबर लैम्डा प्लस 5। आगे तुम्हें करना है, मैं नहीं करूंगा। ये 9 बाई हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 25, यानी 5/4। तो 5 ये रहा और 4 चला गया ऊपर। तो लैम्डा की वैल्यू बताइए, 2 आनी चाहिए ना। हाँ, इक्वेशन बोला था, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी ठीक है, ये भी कर रखा है इसने। बताओ आंसर बताओ। लैम्डा की 2 वैल्यू बता रहे हैं आप लोग। इसको देखें अगर किताब में, तो लैम्डा की वैल्यू 0 और -10 ये लिखी हुई है इसमें। तो इसने 2 तरीके से कर रखा है, और उन दोनों तरीकों से लैम्डा की वैल्यू यही है, जिनमें एक तरीका ये वाला भी है जो हमने किया है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। जो हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच का फॉर्मूला था, है ना, वो डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 था, है ना। लेकिन ये जो C1 माइनस C2 था ना, इस फॉर्मूले में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में था। बात समझ आ रही? हमने इत्तेफाक से दो फॉर्मूले मिला दिए यहां पर। ऊपर तो लिख दिया C1 माइनस C2 स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, इस फॉर्म वाला, और नीचे लिख दिया 1 प्लस m स्क्वायर उस लाइन का जिसको हम स्लोप की फॉर्म में चेंज कर चुके होते थे, y इक्वल टू mx प्लस c वाली का। आप अगर, हाँ ये गलत तो है ही, फिर सही बात है, ये वाली वैल्यू नहीं आएगी 1 प्लस m स्क्वायर। जो C1 माइनस C2 आया करता था वो इसी फॉर्म का आता था, स्टैंडर्ड फॉर्म का, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहता था। बिल्कुल ठीक बात, अब आ जाएगा। ठीक, देखो आंसर अब आ जाएगा, वो 0 और -10। गलती ये हो गई कि आधा तो लगा दिया हमने उस वाली वैल्यू का फॉर्मूले का, आधा लगा दिया दूसरे वाले का। डिपेंड करता है हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में थी। हमारी दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से पूरा फॉर्मूला वही वाला लगाया जाए। लैम्डा की दोनों वैल्यू आ गई सबकी, मधुर जी आ गई अब नहीं आई? एक्स और वाई की कोफिशिएंट्स, यानी अपॉन में केवल 5 आ जाएगा रूट के बदले। अब पहले 5 के साथ में 4 भी जा रहा था ना ऊपर, अब केवल अपॉन में 5 आएगा, ये नहीं आएगा 4, फिर आ जाएगा सही। तो ये लैम्डा की वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो 2 लाइनों की इक्वेशन आ जाएंगी, 2 लाइनों की इक्वेशन, और वही हमारे आंसर होंगे। आ गई इक्वेशन में, आ गई। लैम्डा की वैल्यू दोनों इक्वेशन में पुट कर देना, रिक्वायर्ड इस वाली में लैम्डा की जगह पर, अब वो आंसर आएंगे फाइनल हमारे। लिखो, एक और बोलूं, 0 और -10 इन दोनों को यहां पुट करना है एक एक करके बस।
ठीक है, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल 1 यूनिट डिस्टेंस पे एक लाइन नीचे भी हो सकती है और एक लाइन ऊपर भी हो सकती है, इसलिए दो आएंगे आंसर लाइन। ठीक है, लिखो एक और क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सोचा जाएगा इसको। फिर से पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है क्वेश्चन। एक और बोलूं, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन्स x प्लस वाई बराबर 1 एंड x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। x प्लस वाई बराबर 1, टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन्स x प्लस वाई बराबर 1 एंड x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। फाइंड इट्स एरिया। क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? अगेन बढ़िया क्वेश्चन आ गया, इसलिए मतलब कि एक स्क्वायर है ना, यहां पर अगर आपको कह दें कि ये स्क्वायर है एक, तो इस साइड की और इस साइड की क्वेश्चन दे रखी है आपको, ये मतलब हो गया, या फिर इसकी और इसकी होगी, पैरेलल साइड की क्वेश्चन है ना। तो एक तो हो गई x प्लस वाई बराबर 1 और एक x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दे रखी है, इसका एरिया ढूंढने को कह रहा है। सोचिए जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हमने अब तक के, स्क्वायर है तो 90 से पहले ही होगा ये, हम एरिया कैसे ढूंढ सकते हैं इसका? √3/4 a स्क्वायर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, वो कहां से आ गया? हाँ आप बताइए, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लें तो ये साइड आएगी, यानी ये वाली साइड, और इनकी बीच की डिस्टेंस ये वाली कैसे आएगी? अच्छा हाँ, इनकी बीच की डिस्टेंस जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, यानी दोनों साइड उतनी ही होंगी, बस उसका स्क्वायर करना है। तो इनके बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर दो, चालू हो जाओ। दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल लो और जो डिस्टेंस आएगी उसी का स्क्वायर करना है। स्क्वायर है ना भाई, क्वेश्चन में तो बोला स्क्वायर है, तो पैरेलल नहीं होंगी? इधर की क्यों नहीं है? क्वेश्चन में बोला है उसने कि टू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस, टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइंस। अब वो ये वाली हो सकती थी, लेकिन हमने ये वाली क्यों बनाई? क्योंकि पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा है पैरेलल साइड्स, नहीं बोला, लेकिन मैच कर ले अपने आप, इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल, दोनों सेम आएंगे, तो दोनों अपोजिट साइड दी हुई हैं। ठीक है जी, डिस्टेंस निकाली, तो इस वाली डिस्टेंस को हम अगर d1 बोल दें तो वही फॉर्मूला लगाते हैं जो पिछले फॉर्मूले में लगाया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, c1 माइनस c2, तो ये इधर आके -1 और ये 2, यानी 2 + 1 3 अपॉन रूट में 1 + 1, तो एक डिस्टेंस तो आई 3/√2, यानी 3√2/2, ये डिस्टेंस आई। और इत्तेफाक से ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस साइड के बराबर ही होगी, तो यानी ये हम इक्वल लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर के, यही वाली वैल्यू होगी स्क्वायर की एक साइड की, नहीं? और बस तो एरिया क्या आएगा फिर? रेशनलाइज कर दिया, एरिया क्या आएगा? साइड का स्क्वायर, यानी 9 × 2/4, यानी 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। सही है ना क्वेश्चन? छोटा सा एक नंबर का क्वेश्चन है बस ये, देखो, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो बच्चे परेशान बिना बात के सोच सोच के। अगला करें, एक और बेहतरीन क्वेश्चन फिर से पैरेलल कॉन्सेप्ट का, लिखिए, प्रूव दैट, बोलूं, प्रूव दैट को पीटी लिख दिया करो, पीटी। प्रूव दैट द लाइन 5x - 2y - 1 बराबर 0 इज मिड पैरेलल टू द लाइन्स 5x - 2y - 9 बराबर 0, 5x - 2y + 7 बराबर 0। अब क्वेश्चन का मतलब समझ में आया आपको? मिड पैरेलल का मतलब, यानी कि जो दो लाइनों की क्वेश्चन दे रखी है वो दोनों तो पैरेलल ही हैं आपस में, इन दोनों के जस्ट मिड में जो लाइन होगी जो कि इन दोनों के पैरेलल होगी, उसकी क्वेश्चन वो प्रूव करनी है। मतलब समझ में आ गया मैडम? तो क्या अप्रोच लगाएंगे इस बार? इस बार क्या अप्रोच लगानी चाहिए? जो बीच वाली लाइन बोली है उसने, उसकी डिस्टेंस इस वाली से और इस वाली से बराबर आएगी, बस प्रूव कर दो इसे। यानी 3 लाइनें बना दो, 1 2 3,
लेकिन वो मिड पैरेलल वाली को बीच में है ना, बीच में मिड भी और पैरेलल भी, ठीक है ना। तो पहले वाली ऊपर बनाना, लास्ट वाली नीचे, और जो मिड पैरेलल है उसे बीच में बनाओ बिल्कुल। और एक बार ऊपर D1 निकालो, एक बार D2 निकालो, दोनों इक्वल दिखा दो करके, बस जल्दी करो। पहली लाइन की एक ये बना ली, एक ये बना ली, एक ये बना ली। जो पहली लाइन की क्वेश्चन है वो है 5x - 2y, लास्ट में क्या है -7 + 7 -1, पहले वाली की। और लास्ट वाली की, और इसकी 7 -7, और मिड वाली की इक्वल टू में ऐसे करके हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना जो इक्वेशन मिड वाली बोली है वो बीच में होनी चाहिए। अब हम एक बार तो निकालेंगे इनकी बीच की डिस्टेंस D1, एक बार निकालेंगे इनकी बीच की डिस्टेंस D2 बोलेंगे। तो जरा मुझे बताइए D1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8√29/29 है जी, 8√29/29। ऐसे ही मैडम D2 चेक करिए। हाँ आ रहा है, 8/, आ रहा है, सही है। आ गई ना सेम, दोनों डिस्टेंस बराबर आ रही हैं, दोनों डिस्टेंसेस बराबर आ गई हैं। तो हम मान सकते हैं कि दोनों डिस्टेंस बराबर होने का मतलब वो बिल्कुल मिड में ही होगी, ये बीच वाली लाइन। ओके, अगला करें। एक क्वेश्चन लिखिए, ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन कर लिए इसमें। एक और लिखिए, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। आज टेस्ट तो नहीं बोला था मैंने, है ना, तुम्हारे टेस्ट के बाद है। अच्छा, अब कल है शायद तुम्हारा लास्ट मैथ का, परसों, तो टेस्ट शायद परसों बोला था, अभी डिसाइड नहीं हुआ था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू 7, 9 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन π/3। क्या कह रहे, डिग्री में हजम नहीं हो रहा, अब रेडियन में बोला करो। π/3 विद द लाइन x -√3y -2√3 = 0। पढ़ो जरा क्वेश्चन। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी करा है क्या? क्योंकि इसने इस क्वेश्चन को एक अलग ही तरीके से कर रखा है, और मैं चाहता हूं कि हम कोई अलग तरीका ना ढूंढें, जो हमने पढ़ा हुआ है उसी से करें इस क्वेश्चन को। पहले एक रफ स्केच बनाइए, पहले एक रफ स्केच बनाइए। क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढिए जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है इस वाली लाइन से, यानी x -√3y। ये ठीक है इतनी बात? हमें इस लाइन की क्वेश्चन ढूंढने को कही है जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है इस लाइन से, ये गिवन है हमें। वो पॉइंट कहाँ है? इंटरसेक्शन पे है, पक्का इंटरसेक्शन पे है प्रियंका मैडम, पक्का? तुझे याद नहीं लेकिन मुझे याद है, पिछली बार तूने ही कहा था कि नहीं सर ये इंटरसेक्शन का नहीं होता। इंटरसेक्शन का है, बता इस बार होता है इंटरसेक्शन का, यानी यहां पर होगा। तो जरा इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, चल जाएगा। बता बता, नहीं आ रहा ना? अब बता, उस दिन तू वहां बैठी थी जहां वो बैठी रही है आज, और वहां से बोली थी कि नहीं सर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको, यानी उसका वो पॉइंट नहीं है यार, आज नहीं बोल रही, जबकि आया याद तुझे? ऐसी क्वेश्चन था उस दिन भी, उस दिन भी यही बात चल रही थी कि ये पॉइंट यहां होगा, इस पॉइंट इस जगह होगा, इस जगह होगा। तूने कहा था नहीं सर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब कहां बनाऊं उस पॉइंट को? फिर जो लाइन की क्वेश्चन ढूंढनी है उसके ऊपर बनाओ कहीं पर भी। मान लो यहां बना दिया, क्या था वो पॉइंट वो, लेकिन ये तुम्हें पता नहीं चल रहा कि इस पे तो है नहीं वो। तो वो दोनों लाइनें 7,9 पे जा रही है ना। 7,9 मैं कहता हूं एक बार यहां लिखा हमने, ठीक है ना। तो एक लाइन की क्वेश्चन तो 60 डिग्री बना रही है इससे, ठीक है ना। अब इसी लाइन को मैं कह रहा हूं ऐसे एक और पास कर दो यहां से, फिर 60 डिग्री बना दो उसके अंदर ये वाली, इसके पैरेलल जो है यहां हो सकती है वाली भी। एक पॉइंट से दो लाइनें पास कर सकती हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बताओ कैसे करेंगे फिर? स्लोप निकाल के, इसका स्लोप हमें, भाई दो लाइन के बीच का एंगल दे रखा है तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। अब वो स्लोप से होता है डिपेंड,
तो इसका स्लोप m मान लेंगे, इसका स्लोप हमें पता है, निकाल लो और tan 60 इक्वल टू कर दो, वो मोड आएगा अपने आप ही, दो लाइन की क्वेश्चन आएंगे क्योंकि m दो आएंगे। शुरू करो, कुछ हो जाए लेकिन भक्तगण जरूर आएंगे। देख, स्पीकर लेके चालू हो गए, 9 के 9 दिन खून पियेंगे हमारा भी है। 9 के 9 दिन परेशान करते हैं भाई स्पीकर लेके। चलिए, इसका स्लोप क्या आएगा बताएंगे जरा। तो m1 ले लेते हैं इसका स्लोप, ठीक है ना। m2 को m लेट कर लिया और tan 60 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या आएगा, m2 माइनस m1 यानी m माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/√3। tan 60 हो गया हमारा √3 और मोड को हटाया तो प्लस माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू, ये हुआ √3 m माइनस 1 और √3 प्लस m ब्रैकेट के साथ। अब दो केस लेके सॉल्व कर दो और बताओ जल्दी से कि m की वैल्यू क्या क्या आ रही हैं। उसने लाइन की इक्वेशंस कही थी, तो m एक आएगा, कैसे काम चलेगा ऐसे में। तूने बोला माइनस की 1/, निकालो इक्वेशन तो निकालो। इस m को लेके पॉइंट बताइए, इक्वेशन निकालो। सही है, एक इक्वेशन तो ठीक है। आंसर आ रहा है इसको लेके x प्लस इज इक्वल टू 7 प्लस, ऐसा कर लें, ये आंसर आ रहा है भाई इस m को लेके और उस 7,9 पॉइंट को लेके। सोचने वाली बात यह है कि उसने क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस कहा था, जबकि हमारा कायदे से यहां से m की दो वैल्यू आनी चाहिए थी, तो दो इक्वेशन आ जाती है हमारी। अब हमारा एक m तो कट गया, अब कैसे करें भाई। मैडम माइनस वाले में आ रहा नो सॉल्यूशन, जब माइनस लेके चल रहे हो, माइनस में नो सॉल्यूशन आ रहा है ना, कंफर्म करो यार। इसका माइनस में नो सॉल्यूशन, दोबारा प्लस में नो सॉल्यूशन, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो प्लस लिया मान लो, तो ये 3 प्लस √3m, हाँ मैडम, जब प्लस लेगी तो ये √3m आएगा यहाँ पर, तो कट नहीं जाएंगे फिर प्लस वाले में। प्लस वाले में आया ना तो कह रही माइनस वाले में आया। अब एक लाइन इसने और लिखी हुई है, देखो, हाँ भाई, ये आंसर में ये और है, कायदे से तो यहीं से आना चाहिए था। x इज इक्वल टू 7 यानी स्लोप नॉट डिफाइंड। x इज इक्वल टू 7 लाइन जो होती है y एक्सिस की पैरेलल होती है, और जो y एक्सिस का स्लोप होता है वो होता है इनफाइनाइट। हमारे तो m कट ही गए ना। एक काम करते हैं, लो उसको दूसरे नजरिए से सॉल्व करो, प्लस वाले केस को। क्या बना, 3 प्लस √3m इज इक्वल टू √3m माइनस 1, ऐसे था ना। अब हमने इससे इसे काट दिया, मान लो, मान लो तुम्हें एक लाइन अजीब सी नहीं लग रही, मतलब क्यों भाई पार्थ बाबू, अगर तुम दोनों काट देते हो तो 3 इक्वल टू -1, ये अजीब सी नहीं लग रही बात। अगर ये दोनों कट रहे होते तो फिर ये दोनों भी तो इक्वल आनी चाहिए, बची हुई चीजें, वो तो नहीं आ रही इक्वल। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये हुआ कि इसका नजरिया बदलो, इसे यहां से कैंसिल मत करो, बची हुई चीजें इक्वल आनी चाहिए थी वरना। तो हमने क्या करा, इसको उधर माइनस से भेजा, इसको उधर लिया है, तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 4 √3m। सही है, यहां से m लोग कॉमन, अब बोल सकते हो आप, ये 0 बन गया ना, 0 को नीचे भेजो, अब तो बोल सकते हैं m इज नॉट डिफाइंड यानी पैरेलल टू, अब ठीक है भाई, ये बात सोचने वाली है। मैं कह रहा हूं ये दोनों कट जाएंगे तो ये दोनों फिर इक्वल आने चाहिए थे ना, नहीं आ रहे इक्वल वो, यानी कहीं गलती हो रही है। और हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल भी थे और एक्सरसाइज में भी थे, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, जब भी एक एंगल बनता था, एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी होती थी और दो लाइनों की क्वेश्चन पूछ रहा होता था पॉइंट के साथ, तो एम की दो ही वैल्यू आती थी और एक ही तरीके से दोनों आंसर आ जाते थे। यहां कैसे नहीं आ रहे, क्योंकि यहां पर गलती कर रहे हो, तो ये दोनों काट के ये मैच नहीं कर रहे कि 3 इक्वल टू -1 कैसे हो सकता है। तो ये तरीका है, एम आ गया नॉट डिफाइंड एक लाइन का। अब इस नॉट डिफाइंड को लेके और पॉइंट बोरा, जरा इक्वेशन निकालो क्या आएगी, y माइनस y1 यानी 9 इज इक्वल टू, पहले m फिर x माइनस 7। अब क्या करना चाहिए, क्या ये लाइन सॉल्व हो सकती है,
इनफाइनाइट को नीचे भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा? क्योंकि इनफाइनाइट जब भी आएगा वो अपॉन में आना चाहिए ताकि वो हिस्सा जीरो बन जाए। इस इनफाइनाइट को नीचे भेजेंगे तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट विल बी ट्रीटेड एज जीरो। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा? y माइनस 9 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू x माइनस 7। ये हिस्सा जीरो बन जाएगा जिससे x की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि दूसरी दी हुई है। तो एक लाइन की क्वेश्चन ये जो आराम से आ गई, एक लाइन की क्वेश्चन वो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद आई। आज के सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बात है। एनसीईआरटी में भी थे क्वेश्चन ऐसे इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ऐसे थे, लेकिन ऐसा नहीं था जिसमें एक स्लोप कट गया और तुमने कह दिया सर एक ही आंसर आ रहा। लेकिन सवाल ये आता है, तुम्हें देख के अजीब नहीं लग रहा जब क्वेश्चन में कह दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, हमारी एक कैसे आ सकती है? आएंगे तो दो ही। तो गड़बड़ी यहां हो रही थी, तुमने तो कह दिया सर कट गया, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये नहीं सोचा कि 3 और -1 इक्वल कैसे हो सकते हैं फिर। देखिए अगला करें, लिखो लिखो। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। अब तुम क्वेश्चन को सुन के बताना कि बिल्कुल ऐसा है या थोड़ा बहुत अंतर है। बोलो, लिखिए। शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं है पॉइंट है बस, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 and inclined at pi by 3 and inclined at pi by 3 to the line root 3x plus y plus 1 नहीं root 3x plus y बराबर 1 r y is equal to 2 and y minus root 3x plus 2 plus 3 रूट 3 बराबर 0। एग्जाम्पलर लिख लेना आगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब बताओ, इस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसने एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन सही तरीके से करे हों। पढ़ के बताओ क्या अंतर है इसमें और जो अभी किया इसमें और जो एनसीईआरटी में किया था उसमें, या फिर कोई अंतर नहीं है? लास्ट वाली रूट 3x प्लस वाई, नहीं वाई माइनस रूट 3x, इससे पहले वाली तो y इज इक्वल टू 2 थी, y प्लस 2 इक्वल टू 0 थी इससे पहले। तो शुरू में रूट 3x प्लस वाई बराबर 1, y प्लस 2 इक्वल टू 0 थी। मैडम y प्लस 2 कर देना, मैंने गलत तो नहीं बोल दी कहीं? वो y प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लो इसे। अरे सब बच्चे y प्लस 2 कर लेना उसे, y प्लस 2 इक्वल टू 0 है वो लाइन, y प्लस 2। ठीक है, जरा मुझे पढ़ के बताओ ये क्वेश्चन सेम है कि अलग है? पूरा सेम है, लेकिन यहां पर x इक्वल टू 7 थी और वहां y प्लस 2 बराबर 0 है। क्या अंतर है इस कॉन्सेप्ट में? फिर यहां पे आ रही है y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि स्लोप आया था यहां पे नॉट डिफाइंड, उसमें स्लोप 0 आएगी एक वैल्यू। जब आप इस जगह से m की दो वैल्यू निकालोगे तो वो दोनों वैल्यू आराम से आ जाएंगी। एक 0 आएगी, जिसमें 0 आएगी तभी y प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरा ऐसा ही कोई वैल्यू आएगी जिससे ऐसा आंसर आ जाएगा। कर लेंगे अपने आप इसे फिर। लिखिए अगला, अगेन एग्जाम्पलर। अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 2, 3 and the opposite side is x plus y बराबर 2। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स। हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया कुछ इस तरीके से, और एक वर्टेक्स क्या है और सामने वाली यानी ऑपोजिट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई। तो इस लाइन की क्वेश्चन तो पता है, इन दोनों की क्वेश्चन पूछ रहा है। किसके स्लोप निकल जाएंगे? इन दोनों के स्लोप कैसे निकल जाएंगे? तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। तो फिर वही काम, अब थोड़ी देर के लिए देखो ही मत। इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया इस लाइन को 60 डिग्री पे, और ये लाइन पास कर रही है 2, 3 से। स्लोप आएगा नहीं आएगा? क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करने का तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन के शब्द अलग हैं। इसे कहते हैं क्वेश्चन को घुमाना। और जैसे क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया, ये बन गया एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कोई ये नहीं कह सकता कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि एनसीईआरटी वाले कॉन्सेप्ट का ही जो है क्वेश्चन। ओ भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c से। हाँ,
अभी तो करा, इसका स्लोप मिल गया, इसका स्लोप m मान ले और tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा दोनों के लाइन के। अगर स्लोप निकाला जाए पहली लाइन का तो क्या आएगा, -1, ठीक है ना। अब tan थीटा वाले फॉर्मूले को, नहीं थीटा नहीं, tan 60 वाले फॉर्मूले से लगा लें तो m+1 अपॉन रूट में रूट नहीं, सॉरी क्या हो गया मुझे, 1 प्लस, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा क्वेश्चन में क्वेश्चन में फोकस भी नहीं हो रहा इनके भजनों के चक्कर में यार। इन 4 लाइन में 4 गलती हो गई, दोनों आ गए। एक मिनट रुक जा यार, बता m की वैल्यू आई, हाँ, और उल्टा इसे रेख लगा के देखा ना, रेख लगा क्या आ रहा, देख जरा करके, छोटी सी वाली आ जाएगी शायद, कुछ आ गया ना, सिंपल सा। ऐसे तो अगले वाले को भी देख, 2 + √3 आएगा उससे शायद। है ना, सही है ना दोनों ये। अभी क्वेश्चन निकाल दो, बताओ। एक एक और करो। ठीक है, 2 के बाद ब्रैकेट है, क्या बस सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज बदल दी जाती है। मधुर जी एंड चिराग जी आ रहे हैं तुम्हारे, रिया मैडम। लो अगला क्वेश्चन आ गया बढ़िया सा। मैंने यहाँ पर 1 2 3 3 लाइन लिखी थी और 3 बार गलती हुई इसमें, इनके भजनों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था उस टाइम। जिस टाइम मैं तुम्हें बोल बोल के बताता रहूंगा तो इनकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही, कंसंट्रेशन भंग नहीं हो रहा उसमें, लेकिन मैं चुपचाप लिख रहा था इसे, तो मेरी अपनी बात तो मेरे दिमाग तक पहुंच नहीं रही थी। इनके भजन जो है ना, क्या लेना मैं दीन दुनिया से, क्या लेना, अरे भाई मैं तो नाचू छम छम, हे भगवान। पंखे और नहीं चल रहे जो इनकी बात का था थोड़ा सा कम हो जाता। लिखिए, दी अपोजिट opposite angular points of a square are opposite angular points of a square are 3, 4 and 1, -1. Find the coordinates of other two vertices. अबे टाइम हो गया, अब तो होमवर्क ही आए यहाँ, तो ध्यान नहीं दिया। एक स्क्वायर के अपोजिट या तो ये दोनों वर्टेक्स दे दिए या फिर ये दोनों वर्टेक्स दे दिए हमें स्क्वायर के। अब बच्चे पे 2 ढूंढने हैं वर्टिसेस। अब खुद सोचो, ये कोई बड़ा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पलर का नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढ के 2 लाइनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जाके वो वर्टेक्स मिलेंगे, ठीक है। तो पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की इसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक दिन और परसों वाली क्लास में भी हम लोग एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे क्वेश्चन। जिस किसी ने स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से पढ़ ली होगी उसे ही मजा आ रहा है, जिसने नहीं पढ़ी होगी उसे कहां मजा आएगा, उसे टॉपिक ही ध्यान नहीं आ रहे होंगे, उसे फॉर्मूले ध्यान नहीं आ रहे होंगे। इसलिए मधुर जी पढ़ लो, नहीं तो निकल जाएगा चैप्टर पूरा जब स्कूल के आएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, वो जब होगा इससे पढ़ पहले। हाँ चलिए बंद करें, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करेंगे शुरू अगला। लगभग 1 महीना चलेगा चैप्टर वो, उसमें एनसीईआरटी उठाएंगे ही नहीं हम लोग, शुरुआती आर्टिस्ट चलेगी एंड तक, तभी तो 1 सवा महीना लग जाएगा खत्म करने में उसे। अब वो जरूरी इसलिए है क्योंकि 12th में एज इट इज मिलेगा चैप्टर पूरा आपको, मतलब 11th जितना पढ़ लेंगे वो सारा बेस होगा 12th के क्वेश्चंस के लिए, इसलिए उसे 1 सवा महीना देना पड़ेगा चैप्टर को हमें, ठीक है। चलिए बंद कर दें।